लगाया आँख में कजरा। इस्तकबाल करते मैं हूं आपके साथ सना वारिस। एक जानिब बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि मामले पर मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने कहा है कि 18 अक्टूबर तक बहस मुबाहसे का सिलसिला खत्म किया जाना चाहिए। वहीं दूसरी जानिब इस तनाज़े को एक बार फिर अदालत से बाहर हल किए जाने की कोशिश की जा रही है। इस मरतबा ये कोशिश ऑल इंडिया फोरम फॉर अयोध्या डिस्प्यूट सेटलमेंट कर रही है। जी हाँ, ऑल इंडिया फोरम फॉर अयोध्या डिस्प्यूट सेटलमेंट के अरकान बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि की तारीखी तनाज़े को अदालत के बाहर हल करने के लिए अयोध्या का रुख कर रहे हैं। अरकान मानते हैं कि अमन पसंद मुसलमानों और हिंदुओं की बड़ी तादाद इस मसले को आपसी मुफाहमत से हल करना चाहती है। इसीलिए कुछ अहम संतों और महंतों से बातचीत करने के लिए फोरम ने अरकान अयोध्या जाएंगे। वाज़ेह है कि राम मंदिर मस्जिद अराजी तनाज़ा मामले की रोजाना की बुनियाद पर समाअत भी जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम फरीक़ैन को बहस और दलाल पेश करने के लिए 18 अक्टूबर तक का वक्त दिया है। इस बात की कवी उम्मीद जाहिर की जा रही है कि इस कदीम तनाज़े पर नवंबर में फैसला सुनाया जा सकता है। अब देखना यह होगा कि एक बार फिर से जो ये कोशिशें की जा रही हैं इस फोरम की जानिब से, क्या ये फोरम कुछ कोशिशों में नया रुख इख्तियार कर पाता है या नहीं। इससे पहले भी कई मर्तबा कोशिशें की जा चुकी हैं। किसी को अपनी राय देने से रोका नहीं जा सकता और अब 20 करोड़ से ज़्यादा मुसलमानों की आबादी है। उसमें अगर 1% से कम यानी 1000, 2000, लाख, 2 लाख लोगों को अलग राय रखें तो वो कम्युनिटी की राय नहीं मानी जा सकती। कुछ लोग ड्राइंग रूम में बैठकर मुल्क को देखते हैं और मुसलमानों की तर्जमानी करने की कोशिश करते हैं, मगर उनकी राय से ना अवाम मुत्तफ़िक़ हैं ना मुस्लिम उलमा मुत्तफ़िक़ होते हैं, मगर अपनी राय दे सकते हैं, वो देते हैं। बात तो यही है, जो लोग मदरसों से जुड़े थे वो लोग इस पर नहीं तैयार हुए और मेरा ख्याल है जो अमन पसंद मुसलमान थे उनमें मेजॉरिटी तैयार है कि ये मामला सुलह हो जाए और अगर कहीं फैसला हुआ तो फिर वो आगे और पेचीदगियाँ पैदा होगी और हम मुसलमानों में भी होगी। नंबर 2, जब फैसला अगर मंदिर के हक़ में होगा तो फिर लड़ाई और आगे होगी कि मंदिर कौन बनावे। जमीयत ने मुफाहमत और मुसालहत के कभी इनकार नहीं किया। अब भी वो तैयार है अगर कोई मुसालहत की, लेकिन मुसालहत 2 तरफ़ा होती है, एक तरफ़ा नहीं होती। एक तरफ़ा जो होती है वो सौदेबाजी होती है, मुसालहत नहीं होती। मुसालहत चलती रहे, इनकार नहीं, लेकिन सौदेबाजी कबूल नहीं। और एक बार फिर से यहाँ पर बताते हुए चलें कि बाबरी मस्जिद और राम जन्म अराजी तनाज़ा मामले को लेकर रोजाना की बुनियाद पर एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में मुल्क की सबसे बड़ी अदालत में समाअत जारी है। इस बीच एक बार फिर से कोशिश की जा रही है बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि के तारीखी तनाज़े को अदालत के बाहर हल करने के लिए। ये कोशिश कर रहे हैं ऑल इंडिया फोरम फॉर अयोध्या डिस्प्यूट सेटलमेंट। अब सवाल ये उठता है कि इस फोरम की जानिब से जो ये कोशिशें की जा रही हैं या क्या ये कोशिशें कुछ रंग लाएंगी या नहीं, क्योंकि इससे पहले हमने देखा है कि कई बार सालसी का किरदार अदा किया गया है। यहाँ तक कि अदालत की ज़ेरे निगरानी, मुल्क की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट की ज़ेरे निगरानी भी सालिसी कमेटी की तरफ से इस मामले में मीडिएशन करने की कोशिश की गई, लेकिन खातिर खा नतायज बरामद नहीं हुए, क्योंकि हमने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट की ज़ेरे निगरानी 3 रुकनी कमेटी बनाई गई, लेकिन इस कमेटी की तरफ से कोई नतायज बरामद नहीं किए जाने के बाद एक बार फिर से रोज़ाना की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर समाअत जारी है। और इससे पहले की अगर बात करेंगे, तारीख पर अगर रोशनी नज़र डालेंगे तो तारीख गवाह है कि कई बार अयोध्या तनाज़े को बातचीत के ज़रिए हल करने की कोशिश की गई, लेकिन खातिर खा अमल दरामद नहीं हो पाया बातचीत करने का। कई फरीक़ैन से मिलने की भी कोशिश की गई और एक बार फिर से ये कोशिश ऑल इंडिया फोरम फॉर अयोध्या डिस्प्यूट सेटलमेंट के अरकान करने जा रहे हैं। और इसी हवाले से एक बार फिर से अयोध्या का रुख करने वाले हैं इस फोरम के अरकान और अयोध्या में जाकर संतों और महंतों से बातचीत करने वाले हैं। इससे पहले अगर बात करें तो गुज़िश्ता दिनों फोरम के एक खुसूसी वफ्द ने जमीयत के सदर मौलाना अरशद मदनी से भी मुलाकात की थी, बात की थी।
अहम मसला ये है कि जमीयत उलमा और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी इस तारीखी मुकदमे के अहम फरीक हैं और इन तंजीमों ने अपनी अपनी राय भी जाहिर कर दी है। अदालत उज़्मा की जानिब से वाज़ेह कर दिया गया है कि आइंदा 18 अक्टूबर तक बहस मुबाहसे को तकमील कर लिया जाए, मुकम्मल कर लिया जाए और इसके बाद नवंबर में फ़ैसला आने के भी इम्कानात हैं, लेकिन कवी इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं। इस दरमियान ये कोशिश की गई है कि इस बारे में यकीन से तो कुछ नहीं कहा जा सकता, ताहम इन कोशिशों से लोगों के बदलते रुझानात बिलखुसूस इस बात का अंदाज़ा तो लगाया ही जा सकता है। हमारे साथ ख़ास मेहमान भी जुड़ रहे हैं जिनका तारुफ करा दें। हमारे साथ कलीमुल हफीज़ साहब हैं जो कि समाजी कारकुन हैं, दिल्ली से जुड़ रहे हैं। इसके अलावा एक और ख़ास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस्तकबाल करते हैं आप दोनों का। कलीमुल साहब, सबसे पहले आपके पास हमारे साथ कलीमुल साहब आपसे कुछ देर में जुड़ने वाले हैं, उनका हम कुछ देर बाद उनसे हम सवाल करेंगे। इस वक्त हमारे साथ तारिक सिद्दीकी साहब भी जुड़े हुए हैं। तारिक सिद्दीकी साहब, क्या लगता है कि माजी में कई बार हमने देखा है कि इस तरह की कोशिशें की गई हैं और अब जबकि अदालत उज़्मा में रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत भी हो रही है, तो क्या इस फोरम की तरफ से जो कोशिशें की जा रही है वो रंग लाएंगी? ये सना साहिबा, ये मसला बहुत पेचीदा है और अगर पेचीदा ना होता तो सुप्रीम कोर्ट एक मध्यस्थता की बात ना करती। तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी स्टेज पे हमको नाउमीद होने की जरूरत है। कोशिशें, ये खुशाइंद कदम है कि एक बीच का रास्ता निकालने की कुछ तंजीमें कोशिश कर रही हैं और मुझे लगता है ये कोशिश जारी रखना चाहिए। और उसके बाद जो लोगों से बातचीत हुई है, अब ये बात अलग है कि डायरेक्ट इसमें पार्टी चंद लोग हैं और बहुत सारे लोग डायरेक्ट पार्टी नहीं लेकिन समाज का हिस्सा हैं और इस फैसले पे बहरहाल समाज के समाजी चीजों से दोनों तरफ से चीजें जुड़ी हुई हैं, तो उसकी एक अहमियत होती है। तो जितनी बड़ी तंजीमें हैं उनसे अलग अलग तरीकों से बात की गई है, तो ज्यादातर लोगों का मानना यह है कि हिंदू मुस्लिम एकता के लिए और जो इस मुल्क की खूबसूरती है उसको बरकरार रखने के लिए अगर सुप्रीम कोर्ट ने एक रास्ता दिया है मध्यस्थता का, तो उसमें तमाम जिम्मेदार शहरियों को आखिरी वक्त तक कोशिश करते रहना चाहिए। हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि ऑल इंडिया फोरम फॉर अयोध्या डिस्प्यूट सेटलमेंट के रुकन हैं। इस फोरम के क्या कुछ इग़राज़ व मकासद हैं, एक बार फिर से बताएंगे आप मोहित साहब? हम लोगों ने ये फोरम इसलिए तैयार किया है जी, अयोध्या इशू पे और बाबरी मस्जिद पर, अयोध्या इशू पर, कि किसी तरह से समझौता हो जाए और उस समझौते में हिंदुस्तान में तफरका नहीं फैलेगा। समझौते की वजह से दोनों पार्टीज खुश होंगी, दिल मिलेगा और खुशगवार माहौल बना रहेगा। इसी के मद्देनज़र ये बना और उसके लिए हम लोग बराबर कोशिश कर रहे हैं कि इसमें हो जाए। इसमें हम लोगों ने कुछ नहीं, हम चाहते हैं कि हिंदू और मुसलमान मिल करके इस मुल्क में रहें और मिल के रहने से अमन चैन कायम रहेगा, फिर हमारा मुल्क तरक्की करेगा, विकास करेगा। भाजपा की वजह के कई नारे से विकास नहीं करेगा या उनके जो उनका मकसद है हिंदू मुस्लिम लड़ाने का, उसकी वजह से मुल्क विकास नहीं करेगा, तरक्की नहीं करेगा। इसलिए इसको हम समझौते से हल करना चाहते हैं कि जिससे अमन चैन बरकरार रहे। उसमें हमारी छोटी सी 2-3 शराइत हैं जी, कि हमें कहीं जहां हमारी आबादी हो हमें उस हिसाब से कोई ज़मीन दे दी जाए जिससे मुसलमान भाई अपना नमाज अदा कर सकें। और जो सन 91 में एक कानून बना था कि जो सन 47 में मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा जो जिस शक्ल में है उसमें कोई तब्दीली नहीं होनी चाहिए। ये कानून में थोड़ी सी सख्ती की जाए कि उसमें सिर्फ 3 महीने की सज़ा है, मैं कहता हूँ उसमें लाइफ लॉन्ग सज़ा होनी चाहिए। जो सन 47 के बाद अगर मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारे में छेड़खानी होती है। तीसरी चीज़, समझौते में एक चीज़ मैं और रखना चाहता हूँ कि हमारे हिंदू भाई जिनको हम अपनी मस्जिद दे रहे हैं, हम जिन्हें हम अपनी चाहे
अभी तो मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में है जी। मगर चाहे जो फैसला हो, हम इसके बाद भी उनको दे रहे हैं, तो आगे हमको परेशान न करें और काशी और मथुरा फिर न छेड़ें और अपने वोट की राजनीति के लिए हिंदुस्तान को तबाह और बर्बाद न करें। लेकिन मुईद अहमद साहब, जो बातें और जो शर्तें आप रख रहे हैं, आपको लगता है कि ये बातें और ये शर्तें तमाम फरीक मानेंगे? भाई मैं रख रहा हूं, ये समझौते के तहत जब मैं उनका गर्भगृह दे रहा हूं, जब उनके मंदिर बनवाने में हम साथ देंगे, हम खुद बनाने के लिए, बनवाने में सहयोग करने के लिए तैयार हैं, ताउन मेरा पूरा पूरा रहेगा, तो इतना तो मुझे अख्तियार ही है कि नमाज पढ़ने के लिए हम अपने मुसलमान भाइयों के लिए जमीन मांग ले। हम तो उसे छोड़ रहे हैं, अपना क्लेम छोड़ रहे हैं, तो मतलब उस जगह को आप छोड़ने की, मतलब ये फोरम उस जगह को छोड़ने की बात कर रहा है, दूसरी जगह पे आप मस्जिद बनाने की बात कर रहे हैं। हाँ, ये फोरम बिल्कुल उस जगह को जहाँ ये अपने कहते हैं कि गर्भगृह है, राम जी जन्म वहाँ लिए हैं, तो हम भी मानते हैं, राम जी में मेरी भी आस्था है। राम जी को इकबाल बहुत बड़े शायर थे, उन्होंने कहा था कि इमाम हिंद है वो, तो सबके इमाम हिंद हैं, तो मैं छोड़ने के लिए तैयार हूँ। तो उसमें उनका मानना क्या है? 91 में कानून बना है, उस कानून की सजा को थोड़ा सा बढ़ा दें। अब आगे क्यों हमारी मस्जिद और दखल करेंगे? इसमें हमने नई चीज क्या मांगी है जो उन्हें परेशानी होगी? अच्छा, कलीमुल हफीज साहब, क्या लगता है, आप सुन रहे हैं मुईद साहब को? मैंने सुना मुईद साहब को और मैं थोड़ा सा मुस्कुरा भी रहा था, आपने देखा होगा। उसकी वजह ये है कि जो इतना कॉम्प्लेक्स इशू है, वही इतनी आसानी से बयान कर दे रहे हो। 1855 से लेके 1885 तक, जिसमें 4 जजमेंट हुए और 4 जजमेंट में तब भी पब्लिक नहीं मानी, और उसके बाद 1949 का वाक़या और 1949 से लेके फिर 1992 का वाक़या और 1992 के बाद जो मुल्क ने नुकसान देखा और कितनी सरकारें इसी मुद्दे पर बन गई और बिगड़ गई, उस मुद्दे को एक फोरम के एक जिम्मेदार कह रहे हैं कि हमने आपको दे दिया और आप दूसरे और चीज़ों पे से दावत छोड़ दी है। ये इतना आसान इशू नहीं है। ये जाहिर बात है कि इतना बड़ा मुल्क एक आइन के बुनियाद पर चलता है और ये डेमोक्रेसी के जो 4 स्तंभ हैं उसमें एक बहुत ख़ास और मजबूत स्तंभ यानी पिलर है, वो जुडिशरी है। और ख़ुद हाई कोर्ट ने जब 10,000 पेज का इसका डिसीज़न दिया है, और वो बहुत कॉम्प्लेक्स इशू था इसलिए इतना लंबा डिसीजन दिया उन्होंने, और उसकी समाअत के लिए पूरा अदालत आलिया सुप्रीम कोर्ट लगा हुआ है, डे नाइट कर रहा है सुनवाई, तो उसको इतने आसानी से हल नहीं किया जा सकता। दूसरी बात, पूरे मुल्क में चाहे वो मुस्लिम हो या हिंदू हो, दोनों की जज्बात इससे जुड़े हुए हैं। तो इससे बेहतर क्या होगा कि मुल्क का एक संस्था सुप्रीम कोर्ट इसको डिसाइड करे, और जितनी भी मसालियत की कोशिश हुई जिसमें मुसलमानों की भी बड़े बड़े जो स्टेक होल्डर्स हैं उन लोगों का भी गौर व खौज हुआ, तो मैं समझता हूँ उन सबका मानना ये है कि हमें अदालत पे छोड़ देना चाहिए और अदालत का जो फैसला हो हमें वो खुशी के साथ तस्लीम कर लेना चाहिए, क्योंकि ये एक मालिकाना हक़ की बात है, ये एविडेंस की बात है और ये मुल्क के कानून से चलता है। और अगर हम उस कानून की पासदारी नहीं रखेंगे तो कहीं ना कहीं हम मुल्क को भी कमज़ोर करेंगे। और ये दोनों तबकों पर, यानी अक़लियत पे भी और अक्सरियत पे भी, दोनों पे ये बाइंडिंग होगा जो भी सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा। तो मेरे ख्याल से बहुत जल्द फैसला आने की उम्मीद है। हमें सबको मिलके मोहब्बत, सब्र और तहम्मुल से उस फैसले का इंतज़ार करना चाहिए और जो फैसला आए वो हम सबको मंजूर होना चाहिए। और एक बात और बता दूं, जहाँ तक अभी हमारे मुईद साहब ने कहा कि बहुत प्यार से रहें, मोहब्बत से रहें, तो प्यार और मोहब्बत से जितना हम कानून मान के रहेंगे उतना किसी एक शख्स की बात मान के नहीं रह सकते, ऐसा मेरा मानना है जी। लेकिन जिस बातों का जिक्र कर रहे हैं मुईद अहमद साहब, क्या लगता है आपको कि इतने कॉम्प्लेक्स इशू को इतने आसान लफ्जों के साथ किसी मसले के हल की तरफ ले जाना काफी होगा क्या? काफी है, और इसमें बहुत बड़े बड़े लोगों ने कोशिश की थी। श्री रविशंकर ने कोशिश की, मौलाना सलमान नदवी ने कोशिश की और लोगों ने भी की, और मैं समझता हूं उन लोगों की कोशिशें बुरी नहीं थी, लेकिन वो भी समझ गए कि ये एक ऐसा बर्निंग इशू है कि जो भी इसमें हाथ लगाएगा उसके हाथ क्या जिस्म जल सकता है, इसलिए वो लोग भी किसी नतीजे पे नहीं पहुंचे और आखिरकार वो
मसालियात का जो मियाद थी जो सुप्रीम कोर्ट ने दी थी वो भी खत्म हो गई और फिर सुप्रीम कोर्ट ने डे नाइट उसकी सुनवाई शुरू कर दी। बिल्कुल। तो ये तो मोहित साहब एक जिम्मेदार आदमी है, ये उनकी अपना सोच है जो वो रख रहे हैं, उसका भी खैर मकदम होना चाहिए, लेकिन मेरी समझ में ये इशू अदालत से पहले ये मुझे हल होता हुआ नजर नहीं आता। जी, क्योंकि अदालत में रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत हो रही है और हमें पता है कि मुख्तलिफ जो फ़रीक़ैन हैं वो अपने दलाइल भी रख रहे हैं और दलाइल रखने का अदालत ने सभी फ़रीक़ैन को कहा है और इस वजह से निर्मोही अखाड़ा और अगर बात रामलाल अबराजमान की करें तो उनकी तरफ से दलाइल मुकम्मल कर लिए गए हैं और मुस्लिम फ़रीक़ की तरफ से दलाइल रखे जा रहे हैं। तारिक सिद्दीकी साहब आप सुन रहे हैं, आप कलीमुल हफीज़ साहब को भी सुन रहे हैं, साथ ही साथ मोईद अहमद साहब को सुन रहे हैं, आपको क्या लगता है कुछ गुंजाइश निकलती हुई दिखाई दे रही है? जो ये फोरम आज अयोध्या जाने वाला, इससे पहले हमने देखा कि अरशद मदनी साहब से भी मुलाकात की है ये इस वफ्द ने, क्या लगता है? देखिए, कलीमुल हफीज साहब की बात 100% सच है कि जमहूरियत का मुल्क अदलिया के निज़ाम से चलता है और चलना चाहिए, और ये तमाम तर जितने स्टेक होल्डर हैं, ज्यादातर लोगों का ये मानना है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो भी आता है, किसी के अब फैसला है, किसी के हक में आएगा, किसी के खिलाफ जाएगा, लेकिन उसका एहतराम भी करना चाहिए और उसको हमें सबको मानना चाहिए और सब मानने को तैयार है। बिल्कुल। मसला यहां पे ये आ रहा है कलीमुल हफीज साहब कि ये सुप्रीम कोर्ट ही है जिसने एक दरमियानी एक तरफ वो समाअत कर रही है और दूसरी तरफ कह रही है कि आप बातचीत के जरिए मसले को हल कर सकते हैं। कमेटी का एग्जैक्टली तो मीडिएशन कमेटी जो अपॉइंटेड है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अपॉइंटेड है ना, तो ये भी पार्ट ऑफ लीगल प्रोसेस ही तो आप इसको मानेंगे। ये कोई किसी और चंद लोगों ने बैठ करके तो ये कोई अमन कमेटी बनाई नहीं है, पीस मीडिएशन कमेटी बनाई नहीं है। अब मीडिएशन कमेटी का वक्त एक मुअय्यन था, एक एक्सटेंशन के बाद वो खत्म हुआ है, उसके बाद भी कहीं गुंजाइश ये नजर आती है कि सुप्रीम कोर्ट फिर से भी वक्त दे सकता है अगर कोई मसला निकल करके आता है। अब जो इनकरेजिंग बात है कि बहुत सारे लोगों का यह मानना है, बहुत सारी अंजुमनों का यह मानना है कि अगर हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद और उसकी दिलजोई इस बात से ज्यादा मजबूत हो सके कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आपको बाईपास रास्ता दिया है कि मीडिएट करके और एक अमन बरकरार हो सके, तो उस पर जाना चाहिए। उसकी कोशिशें सब लोग कर रहे हैं और उसकी कोशिश हम लोग भी कर रहे हैं। अब ये टर्म्स एंड कंडीशन एक अलग चीज है, उसमें आप सजेस्ट कर सकते हैं चीजों को, डिसाइड करना तो अल्टीमेटली इवन मीडिएशन कमेटी भी अपना रिकमेंडेशन हम लोगों के साथ बात करने के बाद जो निकल करके आती है वो रिकमेंडेशन ही तो देगी। अल्टीमेट डिसाइड तो सुप्रीम कोर्ट को करना ही करना है। तो कलीमुल हफीज साहब से सिर्फ ये कहना है हम कोई डिविएट करने की बात नहीं कर रहे हैं जी, और ये बिल्कुल सही है कि मामला बहुत कॉम्प्लेक्स है और ये करीब चल रहा है, तो इतने आसानी से इसका कोई हल नहीं निकलना। अगर निकलना होता तो सुप्रीम कोर्ट समाअत करके फैसला कर देती। यानी ये बात गौर करने की है, यानी ये बात गौर करने की है। कलीमुल हफीज साहब आपसे सवाल, यानी ये बात गौर करने की सुप्रीम कोर्ट ये समझता है और सुप्रीम कोर्ट को ये लगता है कि कहीं ना कहीं बातचीत के जरिए मसले का हल मुज़मिर है। एक ऑप्शन हमेशा रहता है कि वो एक मीडिएशन पे जाए और कोर्ट गया मीडिएशन पे, और यही हमारी जो अदालत की खूबसूरती और उसकी बालातरी है कि वो इंसानी जज्बात को भी उतना ही अहमियत देती है जितनी कि हक़ाइक़ को दे रही है। उसको भी एहसास है कि इससे इंसानी जज्बात जुड़े हुए हैं, ख़ासतौर से दो मज़हब के बड़े मज़हब के जज्बात जुड़े हैं, और उसकी कोशिशें भी हुई और कोशिशें, लेकिन वो वक्त मुअय्यन पे वो कामयाब ना हो सकी, इसलिए वो एक्सटेंशन भी ख़त्म हो गई। लेकिन मैं आइंदा भी इस गुंजाइश को रद्द नहीं करता। अगर ऐसा होता कि आपस में बैठ के और ये किसी रजामंदी पे पहुंच जाते तो इससे अच्छी क्या बात होती जी। लेकिन वो नहीं हो पाया। उसकी वजह यही है कि कॉम्प्लेक्स इतना है इसमें, इस इशू में। अगर आप 1855 से लेके और आज तक देखें तो कम से कम इसमें 7-8 बार जजमेंट आ चुका है, और टाइटल के बारे में जो दोनों का मालिकाना हक जो दलीलें दी जा रही हैं, खासतौर से जो बाबरी मस्जिद को जो रिप्रेजेंट किया है आर.के. धवन साहब ने, मैं उनको सैल्यूट करता हूं कि वो खुद एक मेजॉरिटी कम्युनिटी से होते हुए क्या उन्होंने वकालत का अंदाज पेश किया है और उन्होंने वो दलीलें पेश की हैं कोर्ट में जिससे पूरी तरह से साबित हो सकता है बाबरी मस्जिद के फेवर में पूरी तरह से दलीलें उन्होंने पेश की हैं। इवन जो दूसरा हमारा जो
जो पक्ष है, जो हिंदू पक्ष है, वो सिर्फ आस्था की बात ज्यादा करता रहा है, उसके पास उतने ठोस एविडेंस नहीं है। तो जाहिर बात है कि ये एक नाजुक दौर में पहुंच गया है, और जब भी इसमें मज़ाकरात होंगे और मसाइलियत की बात होगी तो कहीं ना कहीं जो मुद्दा भी, जो पक्ष भी ज़रा दब रहा होगा, वो उसे ये प्रेशर फील होगा अपनी कम्युनिटी का। और ऐसा मेरा मानना है कि एंड ऑफ द डे कोर्ट को ही डिसीजन लेना होगा, और कोर्ट ही डिसीजन ले, उससे इस मुल्क की आइन का भी की हिफाजत होती है, और दूसरा उसी को सब वही एक ऐसी चीज़ है जिसको सब लोग मानने पे मजबूर हैं। लॉ एंड ऑर्डर भी उसी को इम्प्लीमेंट करेगा, और फैसला जो भी हो, जिसके हक में भी हो, ऐसा मुझे लगता है। मैं खिलाफ नहीं हूँ मसालियत के, मैं बात करने के भी खिलाफ नहीं हूँ, और जो इंसाफ ने कोशिश की है, मुईद अहमद साहब ने या जो तारिक सिद्दीकी साहब कह रहे हैं, मैं दोनों की बात सराह रहा हूँ। लेकिन मैं जो मुझे महसूस हो रहा है वो ये कि इतना कॉम्प्लेक्स होने की वजह से, चूंकि ऑलरेडी जो मस्जिद के खिलाफ लोग हैं उनमें भी 2-3 फैक्शन हैं, और वो इतने अपोजिट फैक्शन है कि जो अगर आप हाई कोर्ट का डिसीजन पढ़ें तो उन्होंने जो डिस्प्यूटेड लैंड है 2.77 करोड़ 2.77 एकड़, उसको 3 हिस्सों में बांटा है। एक रामलला को दिया है जो हिंदू मसाबा ने रिप्रेजेंट किया, और एक निर्मोही अखाड़ा को दिया है एक हिस्सा, और एक हिस्सा सुन्नी वक्फ बोर्ड को दिया है। तो ऑलरेडी वहां पे उस फैसले को चैलेंज किया गया है जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। तो जो एक फैसला हो चुका वो चैलेंज्ड है, तो ये इतना आसान नहीं है कि किसी कोई आया और किसी ने कर दिया। मुईद अहमद साहब, आज आपकी फोरम अयोध्या का रुख कर रही है, हो सकता है ये फोरम के अरकान जो है अयोध्या पहुंच भी गए होंगे, इसकी जानकारी तो आप ही देंगे। लेकिन इससे पहले जमीयत उलमा हिंद से भी मुलाकात आपने की, और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के रुकन से भी आपने मुलाकात की। अरशद मदनी से मुलाकात जो हुई उसमें क्या कुछ बातें, क्योंकि शर्तों के मुताबिक आपने कहा कि कई शर्तें उसमें रखी गई, उसमें एक शर्त ये भी है कि वो ज़मीन हम देने के लिए तैयार हैं और मस्जिद के लिए हमें दूसरी ज़मीन चाहिए। क्या इन शर्तों को सुनने के बाद उनका क्या रिएक्शन था अरशद मदनी का, क्या आप बताना चाहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल बताना चाहूँगा। पहले मैं कलीमुल हफीज साहब का जवाब दे दूं कि हमको लगता है कि उनको नाउमीदी ज़्यादा है। कभी हमेशा अपने को उम्मीद कायम रखना चाहिए। ज़रा नम होए मिट्टी तो बहुत जरखेज़ है साकी, नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपने किश्ते वीरां से। आपने एक बात कही कि सलमान नदवी साहब फेल हो गए। सलमान नदवी साहब का वो पर्सनल मामला था, इंडिविजुअल उन्होंने एक अच्छी कोशिश की थी, उनको मैं मुबारकबाद देता हूँ। मगर इस बार सुप्रीम कोर्ट ने हमें अथॉरिटी दी है कि हम सुलह मसालियत कराएं, और इसीलिए कमेटी बनी थी 3 लोगों की। ठीक है, इसका जिक्र उन्होंने भी किया कि सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद ही आपका फोरम जो है बातचीत करने की मेज पर पहुंच रहा है। अब मैं ये पूछ रही हूं कि जब गुज़िश्ता दिनों आपकी मुलाकात हुई अरशद मदनी से, तो अरशद मदनी से शर्तों के साथ आप पहुंचे, क्या कहा उन्होंने? भेजा है फोरम को मुईद साहब। हम अरशद मदनी साहब के यहाँ जब हमारे लोग गए थे तो अरशद मदनी साहब ने बहुत गौर खोज किया, बहुत कायदे से हम लोगों की बातों को सुना और मुत्तफिक हुए। और एक बातचीत में एक वाक़या उन्होंने ये भी कहा कि मैं मसालियत के लिए दिल्ली से लखनऊ आया बाई कार, और यहाँ नदवे में मैंने मौलाना से बात की, सबको बुलाया, सबको मैंने मसालियत की सुलह करने की बात रखी, मगर उन लोगों ने कहा कि इसको आप बाद में जवाब देंगे। तो ये मुस्लिम वक्फ बोर्ड ने जवाब नहीं दिया। उन्होंने मुस्लिम वक्फ बोर्ड के नदवे में बात रखी थी उन लोगों के सामने, मगर अभी तक जवाब नहीं आया। वो भी मुत्तफिक हैं, मगर वो थोड़ा सा खुल करके सुलह के लिए निकलने में उनको हिचकिचाहट हुई। मगर हम लोगों की बात सुनने के बाद उन्होंने ये कहा था कि हम मसालियत के फेवर में है, और मसालियत के फेवर में है। लेकिन जिन शर्तों के साथ आप मसालियत करना चाहते हैं, मुझे नहीं लगता कि उन शर्तों को कबूल किया जाएगा जमीयत उलमा या फिर बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी की तरफ से। तारिक सिद्दीकी साहब, आप क्या कहते हैं कि जिस मुल्क की सियासत बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि के महवर इर्द गिर्द रही हो, इन तमाम शर्तों और आसान शर्तों से क्या सुलह हो सकती है, मसालिहत हो सकता है?
देखिए, सियासत से बढ़ करके मुल्क और उसकी आवाम है। आज के तारीख में इकोनॉमी अपने लोएस्ट पे पहुंच रही है और एक एफडीआई में बड़ी छूट हमने दी थी और ये उम्मीद थी कि दुनिया के लोग हमारे बाजार में इन्वेस्ट करेंगे, हमारे हालात इंप्रूव होंगे। लेकिन वो कोई भी बाहर का आदमी पैसा जो इन्वेस्ट करता है उसमें जो सबसे बड़ी चीज होती है वो उस मुल्क के लॉ एंड ऑर्डर के बेस पे वो इन्वेस्ट करता है। तो इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ कंट्री, हिंदू, मुस्लिम, ऑल स्टेक होल्डर कि हमारा कोई अब जो हालात है कम से कम उसमें भूख से बड़ी कोई चीज नहीं है। जिस तरफ इकोनॉमी जा रही है 2-4-6 महीने में ऑलमोस्ट भूखमरी सी दिख रही है। ऐसी सूरत हाल में हम सबको इसके ऊपर उठ करके मुल्क की बेहतरी के लिए देखना पड़ेगा कि किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर यहां बचे। और लॉ एंड ऑर्डर के लिए बाबरी मस्जिद का एमिकेबल सलूशन सबसे बड़ा मुद्दा है। इसलिए मुझे लगता है कि इस पे लोगों को और ध्यान देना चाहिए। अरशद मदनी साहब से बात जब हुई थी मुल्क की सबसे बड़ी अदालत में समाअत रोजाना की बुनियाद पर जारी है। उधर ऑल इंडिया फोरम फॉर अयोध्या डिस्प्यूट सेटलमेंट की तरफ से भी कोशिशें की जा रही हैं। अब देखना ये होगा कि जब ये फोरम अपनी कोशिशें अंजाम तक ले आएगा तो देखना ये होगा कि क्या कोई रुख इख्तियार कर पाते हैं या फिर नहीं। बेहद शुक्रिया आप तीनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना अपना मौक़िफ़ रखने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आदाब। न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची